नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट आधारित है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 पे, जो सितंबर 2024 में लॉन्च हुई है। कई कंपनियां, कई इंस्टीट्यूशंस इनको मदद कर रही है। प्रधानमंत्री का जो नारा है हाउसिंग फॉर ऑल, उसको साकार करने में। ऐसी एक कंपनी ग्रहम हाउसिंग फाइनेंस, जिनके हेड ऑफ मार्केटिंग ज्ञानेश नंदुरकर जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। सो कौन एलिजिबल है, किस तरह ये फंक्शन होता है, आइए हम उनकी जुबानी सुनते हैं। नमस्ते ज्ञानेश जी, वेलकम टू आवर शो द किशन मिलानी पॉडकास्ट। आपका स्वागत है। नमस्ते किशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ये PMAY 2.0 के ऊपर है। कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप मास्टर, आप इस फील्ड में हैं और आपने काफ़ी काम किया है। सो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि ये PMAY 2.0 है क्या? ओके, तो किशन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये गवर्नमेंट ने 17 सितंबर 2024 को स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम उन लोगों के लिए खास करके है जो शहर में रहते हैं, लेकिन अ, इनका पहला घर बनाने का सपना अभी तक पूरा हो नहीं पाया है। हम लोग देखते हैं हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई मेड है या कोई दूध वाला है, फल वाला है, सब्जी वाला है, चाय वाला है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी भी अपने किराए के मकान में रहते हैं, और बिकॉज ऑफ द हाई रियल एस्टेट प्राइसेस, इनको अपना खुद का घर बनाना ये बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए खास करके, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या लो इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस की है। तो ये स्कीम जो है, ऐसे लोगों को होम लोन की सब्सिडी दिलाएगी, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। एंड हाँ। उससे क्या होगा कि उनको होम लोन लेने में, उनका जो बर्डन है लोन का, वो कम करने में आसानी होगी। एंड उस हिसाब से वो, जैसे ही लोन कम होगा, उनकी EMI और इंटरेस्ट भी कम हो सकता है। तो ये ऐसे लोगों के लिए स्कीम है। एंड ये गवर्नमेंट का जो मिशन है हाउसिंग फॉर ऑल, ये विजन को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। अमेजिंग। सो इसमें एलिजिबिलिटी किसकी होगी? जैसे आपने कहा कि दूध वाला है, ये है। सो एलिजिबिलिटी किस तरह इसके अंदर होती है? अच्छा, अभी इसमें किशन जी, 3 टाइप के वर्ग होते हैं जो इनकम के हिसाब से, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बताऊं, तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हम जिनको बोलते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख तक है, मतलब घर में अगर हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड बच्चे हैं, ये सब लोगों की मिला के अगर वार्षिक उनका उत्पन्न जो है ये 3 लाख रुपए तक का है, तो वो EWS सेगमेंट में आते हैं। उसके बाद दूसरी सेगमेंट जो है, इसको बोलते हैं लो इनकम ग्रुप, LIG बोलते हैं। कि यहाँ पे जो लोगों की वार्षिक घरेलू आय 6 लाख रुपए पर ईयर तक की है, वो लोग इसमें आते हैं। और एक होता है मिड इनकम ग्रुप, मध्य आय वर्ग जो होता है, जिनका वार्षिक घरेलू उत्पन्न 9 लाख रुपए तक का है। ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। अगर आपका इनकम अगर वार्षिक रूप से 9 लाख रुपए के ऊपर है, तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। हाँ। सो समझ गया। सो जो लोग 3 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की एनुअल इनकम करते हैं, सारे सारे मेंबर्स पुट टुगेदर फैमिली के, तो उनके लिए ये स्कीम पॉसिबल है। वो इसका फायदा उठा सकते हैं स्कीम का। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें जैसे ये तो हुआ एलिजिबिलिटी, इसमें जो बेनिफिट्स क्या क्या है, बेसिक क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं PMAY के? क्योंकि अपार्टमेंट्स तो बाहर भी ओपन है मार्केट में, तो PMAY लेने से इनको क्या फायदा मिलता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर 4 टाइप के वर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहला होता है एक बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास खुद की जमीन है, लेकिन उसके ऊपर घर बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। ऐसे लोगों का सर्वे गवर्नमेंट के जो लोकल अर्बन बॉडीज होती है, वो करते हैं। एंड ऐसे लोगों को सब्सिडी दिलाती है। अब वहां पे गवर्नमेंट जो बेनिफिशियरीज है, उनको सब्सिडी डायरेक्टली दिलाती है। उसके बाद होता है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो कस्टमर कहीं पे भी घर बना रहे हैं या खरीद रहे हैं,
और जो लोन भी लेना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी मिलने का काम जो होता है वो लेंडर्स के थ्रू होता है। लेंडर्स का मतलब मैं बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो जो भी लोग हमारे थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए हम सब्सिडी का एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ऑन देयर बिहाफ, और जैसे ही सब्सिडी आती है हम उनके लोन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तीसरा होता है अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप। अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टीज के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाती है। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा रहेगा सिडको है, म्हाडा है, एमएचडीसी है, जो इस ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी सेगमेंट के लोगों के लिए घर बनाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली डेवलपर को सब्सिडी देती है। तो जितना अमाउंट आपका एग्रीमेंट का है आपको उसको सब्सिडी को माइनस करके बैलेंस अमाउंट ही डेवलपर को देना होता है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में घर नहीं ले रहे, जो म्हाडा, सिडको या एमएचडीसी के प्रोजेक्ट में घर नहीं ले रहे, जो प्राइवेट बिल्डर के यहाँ पे घर ले रहे, उनको ये सब्सिडी दिलाने का काम हम जैसे बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज करते हैं थ्रू इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो ये तीन टाइप के स्कीम्स, तीन टाइप के वर्टिकल्स है। चौथे टाइप का एक वर्टिकल है वो रेंटल हाउसिंग के लिए है। रेंटल हाउसिंग माइग्रेंट वर्कर्स के लिए होता है जो उनके लिए सुविधा देता है। तो इसका जो बेनिफिट है, अब इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंदर कस्टमर को 1.8 लाख तक का सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है। और ये बेनिफिट जो है ये 5 साल के अंदर मिलता है। हर साल 36,000 रुपीज का इनको बेनिफिट मिलता है। अच्छा, तो ये बेनिफिट इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंदर अवेलेबल है। तो इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी इन तीनों वर्गों की है, जो 3 लाख बिल्कुल बिल्कुल। और 5 लाख और 9 लाख वाले जो वर्ग हैं। हाँ, ओके, ये मुझे पता नहीं था। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। सो रेंटल इनकम के लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। रेंटल हाउसिंग के लिए मतलब जो माइग्रेंट वर्कर्स है, हाँ। जैसे कि आप अगर सूरत का एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे डायमंड एंड टेक्सटाइल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ से वर्कर्स आपके आते हैं, नॉर्थ से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं। तो ऐसे लोगों को शायद वहाँ पे घर नहीं लेना है, लेकिन उनको एक कम कीमत में अपने आवास के लिए कुछ सुविधा चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम सरकार ने की है। बहुत अच्छा। आई मीन ये शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। इससे कई लोग जागरूक हो सकते हैं और इसका फायदा लोग ले सकते हैं। सो इसमें ये बताइए कि लोन की एलिजिबिलिटी कितनी होती है, कितना पैसा इसमें मिलता है लोन का? ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में कुछ लिमिट्स सेट की हुई है स्कीम के हिसाब से। तो जैसे कि हमने इनकम की लिमिट तो हमने समझ ली कि 9 लाख रुपए तक का आपका इनकम है तभी ये स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है, प्रॉपर्टी का वैल्यू का मतलब मेरा है कि जो आपका मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू और एग्रीमेंट वैल्यू विच एवर इज हाई, वो हाँ। 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ओके, ये ऐसे ही प्रॉपर्टीज के लिए एप्लीकेबल है जहां पे प्रॉपर्टी की वैल्यू 35 लाख से कम है। कम होनी चाहिए। तीसरी बात, आपका जो लोन अमाउंट है ये 25 लाख तक का ही हो सकता है। अगर आपका लोन अमाउंट आप 25 लाख से ज्यादा ले रहे हैं तो ये स्कीम में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो 25 लाख तक का ही अगर आपका लोन है तो ही आप ये स्कीम में एलिजिबल हो सकते हैं। और चौथी इसकी लिमिट है कि आपके प्रॉपर्टी का जो एरिया है, कारपेट एरिया, ये 120 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपकी प्रॉपर्टी 120 स्क्वायर मीटर के अंदर होनी चाहिए। ये बेसिकली इसके प्रॉपर्टी के एंड लोन के लिमिट्स हैं। तो ये जैसे 120 स्क्वायर मीटर यानी करीब करीब 1250-1300 स्क्वायर फीट होता है कारपेट। अब बिल्कुल। जो बी टाइप की सिटीज हैं उसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो ग्रेड ए डेवलपमेंट्स है या बड़ी सिटीज है, मेट्रोज हैं, मेट्रोपोलिस जो भी है, उसमें तो ये सेट नहीं होगा। तो उनके लिए कुछ लिमिट का उन्होंने नीचे ऊपर किया या प्राइस कुछ बढ़ाई है? नहीं, तो अभी किशन जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मेट्रो एंड अदर सिटीज के लिए फिलहाल कोई बाइफर्केशन नहीं है। ये अपर कैपिंग दी हुई है, तो ये सब जगह यही लिमिट एप्लीकेबल है। अच्छा, तो सो वेदर यू बाय अपार्टमेंट इन मुंबई और पुणे और ए स्मॉल टाउन लाइक कोल्हापुर और औरंगाबाद, आपका प्राइस वही होगा, बिल्कुल। एलिजिबिलिटी और आपको जो इनसे मिलेगा
you will be eligible to PMAY under these circumstances. बिल्कुल। ओके ओके। सो इसमें जैसे सब्सिडी कितनी मिल सकती है? हाउ मच सब्सिडी कैन सब्सिडी सब्सिडी जैसे कि मैंने बताया आपको कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंदर 1.8 लाख तक की मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है, और ये सब्सिडी भी आपको वन टाइम में नहीं लेकिन 5 साल तक मिलती है। मतलब हर साल आपको 36,000 की फिक्स सब्सिडी अमाउंट ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। सो टोटल मिला के 1.8 लाख की इनकी सब्सिडी आ सकती है कुल मिला के। बिल्कुल, उतने से उनका तो किशन जी, मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज ये जो स्कीम है ये जैसे मैंने बोला कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लो इनकम ग्रुप के लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी तो मतलब ऐसे लोगों के लिए काम करती है। हमारा जो कस्टमर्स होता है इनके प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक की होती है। तो जो आदमी अगर 10 लाख का या 15 लाख का घर ले रहा है, उसके लिए 1.8 लाख का अमाउंट जो होता है ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब यूजुअली जो लोग सोचते हैं, थोड़ा सा मुंबई, पुणे या मेट्रो सिटी के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन इसके लिए मैं सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे दूं कि ये वो वर्ग के लिए है जिनके लिए 1.8 लाख बहुत मायने रखता है। हाँ, मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोगों को ये पैसा जमा करते करते ही उनकी इट्स ए बिग थिंग फॉर देम, ये पैसा जमा करने की बात बोल रहे थे, तो एटलीस्ट उतना भी उनको भर आता है और उसमें से वो कुछ फायदा ले सकते हैं। सो इसके की कंडीशंस क्या है? कौन से प्रोजेक्ट्स, जैसे आपने 4 प्रोजेक्ट्स, 4 कैटेगरीज आपने डिफाइन की, तो क्या टाइप के प्रोजेक्ट्स इसके अंदर, कंडीशंस क्या हैं, की कंडीशंस जो इसमें कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू तो सबसे पहले 35 लाख तक की होनी चाहिए, तभी आप ये स्कीम में एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरा ऐसा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ये अप्रूव्ड, इसका अप्रूव्ड प्लान होना चाहिए, अनलेस इट इज एग्जम्प्टेड बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरी गाइडलाइंस। मतलब आप जो भी घर बना रहे हैं तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनऑथोराइज घर कहीं बना रहे हैं तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ने कुछ गाइडलाइंस बना के अप टू पर्टिकुलर लिमिट अप्रूव्ड प्लान का वेवर दिया हुआ है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि आपकी प्रॉपर्टी अप्रूव्ड होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि आपके प्रॉपर्टी का जियो टैगिंग करते हैं। मतलब जब जियो टैगिंग करेगी, हमारे जैसे बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जब जब कोई कस्टमर को सब्सिडी देते हैं तो उनके घर पे जाके उनका फोटो और फोटो के साथ प्रॉपर्टी का जियो टैगिंग करते हैं, सो दैट प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, इट इज इंश्योर्ड दैट द बायर इज, द कस्टमर इज जेन्युइन एंड ही इज लिविंग इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो जियो टैगिंग इसका हो सकता है। इसकी तीसरी कंडीशन ऐसी है कि हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ एक बार सब्सिडी मिल सकती है। थोड़ा सा मैं इसको एलोबरेट करके आपको बताना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रीसेल ट्रांजैक्शन है और आप कोई ऑलरेडी किसी से खरीद रहे हैं और वो आदमी ने भी अगर गवर्नमेंट से पहले सब्सिडी ली हुई है, तो दूसरी बार वो प्रॉपर्टी के ऊपर सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। तो हर प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ एक ही बार गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे सकती है। आई सी। सो बट इसमें तो लेने वाला अलग है, देने वाला अलग है, फिर भी बिल्कुल एलिजिबिलिटी बिल्कुल क्या है, फिर भी प्रॉपर्टी को ऑलरेडी मिल चुकी है, इसके लिए दोबारा नहीं मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर प्रॉपर्टी बनाने के लिए एक बार वो सब्सिडी दे। हाँ, तो जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बन चुकी है उसके लिए वापस सब्सिडी नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है। ठीक है। और इसकी चौथी कंडीशन ये है कि बैलेंस ट्रांसफर जो होता है, मतलब समझो आपने एक बैंक से लोन लिया हुआ है, अब आप दूसरे बैंक में आपका लोन ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब मैं समझो कोई बैंक में काम कर रहा हूं, मेरे यहाँ पे कोई लोन बैलेंस ट्रांसफर करके आता है, तो उनको ये सब्सिडी नहीं मिल सकती है। बैलेंस ट्रांसफर के लिए ये सब्सिडी नहीं है। अच्छा, समझो कोई कस्टमर ने हमसे लोन लिया हुआ है और हमने उसकी सब्सिडी अप्लाई की हुई है, उसके बीच में उन्होंने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, कोई अलग बैंक में चले गए, तो उनको ये सब्सिडी फिर नहीं मिल पाएगी। उसी तरह से कोई दूसरे बैंक में लोन था, वो हमारे यहाँ पे लोन शिफ्ट कर रहा है, तो उनके लिए सब्सिडी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन ये कौन से केस में, कौन से बैलेंस ट्रांसफर में एप्लीकेबल हो सकती है कि जैसे कि मैं आपसे घर खरीद रहा हूं, आपने कहीं और से लोन लिया हुआ है, हाँ,
और मैं आपसे जब घर खरीद रहा हूं, मैं किसी और से लोन ले रहा हूं, हाँ। तब मुझे सब्सिडी मिल सकती है, क्योंकि ये मैं पहली बार सब्सिडी ले रहा हूं। अच्छा, तो ये क्या रीज़न है? बिकॉज़ आपने जैसे सपोज़ मैं आपके थ्रू ले रहा हूँ, आपके बैंक से मैं लोन ले रहा हूँ और आपने मेरी सब्सिडी की एप्लीकेशन की है, लेकिन मैं इन बिटवीन मैं बैलेंस ट्रांसफ़र करके किसी और बैंक में जा रहा हूँ। तो क्यों नहीं मुझे वो बैंक देगी? मैंने सब्सिडी तो एक जगह से ही अप्लाई की है। हाँ, तो बेसिकली गवर्नमेंट का पहले से ही ये रूल रहा है। अभी ये जैसे मैंने बताया कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना 2 है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना 1 जब था, तभी भी यही रूल था कि कस्टमर 2-2 जगह पे जाके सब्सिडी को अप्लाई नहीं कर सकता है। अच्छा। अच्छा, एप्लीकेशन यहाँ से ऑलरेडी गई है, इसके लिए दोबारा दूसरी जगह जाके अगेन ही कैन नॉट अप, तो रिपीट माना बिल्कुल। जाएगा उसको। एक ही बार सब्सिडी मिलेगी, एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर मिलेगी। ओके, ओके। और इसमें लोकेशंस क्या-क्या कवर करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2 अर्बन में सारे अर्बन एरियाज कवर होते हैं, जो भी स्टैट्यूटरी टाउन्स और प्लानिंग नोटिफाइड प्लानिंग एरिया जो है इंडिया में, वो सारे के सारे टाउन्स यहाँ पे कवर होते हैं। और इसका जो एक अपडेटेड लिस्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना की एक वेबसाइट है, वहाँ पे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसकी लिस्ट अपडेट करती है, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, तो जो आसपास के जो गांव होते हैं, वो भी म्यूनिसिपल एरिया में आ जाते हैं। एंड इस हिसाब से इसका स्कीम का जो एप्लीकेबिलिटी है, ये बढ़ते रहता है। तो अभी जो भी स्टैट्यूटरी टाउन्स और नोटिफाइड एरियाज है, इसकी लिस्ट गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई है, एंड कोई भी जाके ये लिस्ट को देख सकता है। अच्छा। इसमें आई वाज़ लिटिल इंक्विजिटिव, आप मुझे बता पाएँगे कि अब तक जैसे 2014 में शायद प्रधानमंत्री मोदी जब से आए तब से इन्होंने ये शुरू किया था प्रधानमंत्री आवास योजना। तो कितने घर इसमें दिए गए हैं अंडर पीएमएवाई 1 या 2 मिला के? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 1 के तहत इनका एक एमआईएस पब्लिश होता है इन्हीं के वेबसाइट पे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे आपको दिख जाता है कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वैसे ही Yeah. प्रधानमंत्री आवास योजना का भी एक वेबसाइट है, वहाँ पे उनका एमआईएस अपडेट होते रहता है। मेरे हिसाब से पहले वाले प्रधानमंत्री आवास योजना 1 के तहत जो है, करीब-करीब 1 करोड़ के आसपास घर बने हुए हैं। ओके। ये बहुत और बड़ा। ये भी बिल्कुल, और ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के अंदर भी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि ये योजना में भी वो कम से कम 1 करोड़ के घर बनाना चाहते हैं। इसमें 10 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा, एंड सेंट्रल असिस्टेंस जो है, ये 2.2 लाख करोड़ तक का सेंट्रल असिस्टेंस गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, और बाकी असिस्टेंस कहाँ से आएगा अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल? सेंट्रल से है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, उसकी साइज उन्होंने बताई है कि वो 10 लाख करोड़ तक का है। सब्सटेंशियल। और वैसे भी बिल्कुल। हाउसिंग की तो हमारे पास डिमांड ज़्यादा ही है, जितने हाउसिंग चाहिए डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई काफ़ी कम है हाउसिंग की। आज भी भारत बिल्कुल। में देखा जाए, कहीं-कहीं पर सप्लाई ज़्यादा होती है बट दैट इज़ मिसमैच्ड इन्वेंटरी। वो इन्वेंटरी शायद नहीं चाहिए जो इन्वेंटरी बन रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग में अभी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा सप्लाई चाहिए हमको। बिल्कुल। एक मैं आपको सिर्फ रेफरेंस देना चाहूँगा कि जैसे कि हम बात करते हैं कि समझो इंडिया का जो मार्केट है, ये अगर पिरामिड शेप का है, पिरामिड मतलब ट्रायंगल के शेप का है, तो ट्रायंगल का जो बॉटम मोस्ट पोर्शन होता है, वो होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ये सबसे लार्जेस्ट हमारा मार्केट का साइज होता है। उसके ऊपर आता है उसके ऊपर आता है लो इनकम ग्रुप। तो लो इनकम ग्रुप भी ये हमारा प्राइम टारगेट सेगमेंट होता है, और गवर्नमेंट भी ईडब्ल्यूएस एंड एलआईजी ये दोनों के लिए ये ज्यादा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स और इस टाइप के स्कीम्स लाते हैं। तो ये सबसे बड़ा पाए है अपने इंडियन मार्केट का, और ये सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी फिलहाल खुद का अपना का घर नहीं है। नहीं है। हम्म। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, ये जो कैटर कैटर करना है, और इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ काम कर रही है ताकि इनको अपना घर मिल सके। बिल्कुल।
इसमें जैसे ये टाइप के लोग जो होते हैं, ये तो बहुत अच्छे जॉब्स में वगैरह होते नहीं है, क्योंकि इनकी थोड़े कम एजुकेटेड होते हैं, तो नीचे वाले जॉब इनके होते हैं, तो इनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता है, तो वो किस तरह से सफाइज करते हैं अपने एलिजिबिलिटी को? ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब्सिडी स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। एंड आधार कार्ड, वो आधार कार्ड जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, क्योंकि सारा आजकल सब्सिडी वाला जो भी मैटर होता है, इसमें आधार कार्ड बहुत जरूरी होता है। तो आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा। अगर आप फॉर्मल सैलरीड है, मतलब आप कहीं पे काम करते हैं, तो आपका सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब मैं इनकम प्रूफ की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। और जो जिनके पास इनकम प्रूफ नहीं है, उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सैलरीड में जैसे मैंने बताया कि सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट हो सकता है, या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, फॉर्मल है, जो आईटी रिटर्न भरते हैं, उनका आईटी रिटर्न हो सकता है। जो लोगों के पास आईटी रिटर्न नहीं है लेकिन बैंक स्टेटमेंट है, वो बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। और जिनके पास कोई भी चीज नहीं है, इनकम डॉक्यूमेंट प्रूव करने के लिए नहीं है, वो अपना खुद का सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं कि मेरा जो वार्षिक उत्पन्न है वो यहाँ तक 9 लाख के अंदर तक का है। ये भी हो सकता है। और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इनके ऊपर ये छोड़ा गया है कि इनको कस्टमर का इनकम एसेस करके सर्टिफाई करना है कि कस्टमर का इनकम कितना है। ओके। तो ये हो गया इनकम डॉक्यूमेंट की बात। फिर लोन डॉक्यूमेंट में क्या है कि जो आपने लोन लिया हुआ है उसका सैंक्शन लेटर आपको लगता है। एंड एक प्रधानमंत्री आवास योजना का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं सेल्फ अंडरटेकिंग। ये उनके फॉर्मेट के हिसाब से ये एक डॉक्यूमेंट लगता है। तो ये बड़े नॉमिनल एंड मिनिमल डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं ये सब्सिडी में अप्लाई करने के लिए। और इसमें ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, या आप उनको मदद करते हैं, आपके सेंटर पे आना होता है, या क्या? अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पोर्टल है, यहाँ पे जाके कस्टमर अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि ये मतलब ये सब्सिडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वो वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, या जैसे हमारे जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या बैंक्स है जो हाँ। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके थ्रू भी ये अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। एंड हमारे जैसे लेंडर जो है ये इनकी मदद कर सकते हैं ये इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम पाने के लिए। तो कस्टमर को ऐसे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी असिस्टेड जर्नी करके हम कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करके उनके डॉक्यूमेंट्स हम नेशनल हाउसिंग बैंक जो एनएचबी है इनके पास सबमिट करते हैं। उसका ड्यू डिलिजेंस होता है। ड्यू डिलिजेंस के बाद एनएचबी सब्सिडी रिलीज करती है। जो भी बैंक है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इनको सब्सिडी देती है। फिर वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लोन में कस्टमर के एडजस्ट करती है। तो इस टाइप से सब्सिडी डिसबर्समेंट का प्रोसेस होता है। एंड लोन में जब ये सब्सिडी एडजस्ट होती है तो आपका जो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ये घट जाता है, और आपकी जो ईएमआई है ये आप कम कर सकते हैं या फिर टेन्योर भी कम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो इसमें अगर आप टोटल करेंगे तो कितना परसेंट सेविंग होती है? इसमें 100? जैसे कि हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अप टू 4% तक का आपका सेविंग हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट, आपका टेन्योर, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना है। उसके ऊपर आपका एग्जैक्ट जो सेविंग का परसेंटेज है वो आपको पता चल सकता है। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो आपका 4% तक का इंटरेस्ट का सेविंग हो सकता है। ओके। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, 4% ऑन द टोटल टेन्योर, ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है। यस, अप टू 4%। या सो ज्ञानेश जी, आप बताइए कि आपकी कंपनी जो है, हम बैंक बोलते हैं, यूजुअली इट इज एन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सो यूजुअली मार्केट में एक जनरल फिनोमेना होता है कि जो पैसा देता बैंक है, भले हाउसिंग फाइनेंस हो कोई। सो आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इसमें किस तरह पार्टिसिपेट करती है, और क्या उनके रोल्स होते हैं, और किस तरह उसको फंक्शन करती है? तो किशन जी, बहुत जरूरी है लोगों को जानना, क्योंकि आज के तारीख में जैसे ये स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है, वैसे ये लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि इनको भी लोन मिल सकता है। क्योंकि मैं जिस वर्ग की बात कर रहा हूँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लो इनकम ग्रुप,
इनके पास फॉर्मल इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। मतलब आप इमेजिन करके देखिए कि आपके घर पे जो मेड आती है, या जो लॉन्ड्री वाला आता है, जो पेपर वाला आता है, जो सब्जी वाला आता है, या ये कोई नीचे चाय वाला है, कोई सब, इनके पास क्या डॉक्यूमेंट होते हैं? इनके पास कोई इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह आप नहीं देखते हो। लेकिन वैसे भी लोगों के लिए हम लोग होम लोन दे सकते हैं। मतलब इनके लिए भी हमारे जो क्रेडिट अंडरराइटर्स है, ये इनका एक कस्टमाइज असेसमेंट करते हैं, इनके इनकम पैटर्न को समझते हैं, वेरिफिकेशंस करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, और इसके बेसिस पे इनको लोन मिल सकता है। तो इनके पास इनकम डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी इनको लोन मिल सकता है। लेकिन क्या होता है कि ये लोग ऐसे हैं कि जो बात करने से डरते हैं। इनको ये नहीं पता होता है कि मैं कोई कंपनी में जाऊंगा तो मैं क्या बात करूंगा, ये लोग मुझे एंटरटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इनको भी लोन मिल सकता है, इनको सब्सिडी भी मिल सकती है, और इनका भी अपना खुद का घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है। तो गृह हाउसिंग फाइनेंस पे हम बिना इनकम डॉक्यूमेंट्स के भी लोन देते हैं। हमारा डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, प्रोसेस बिल्कुल आसान है, डिजिटल है, एंड मतलब हर तरीके से हम कस्टमर की इसमें सहायता कर सकते हैं। 30 वर्ष तक हम लोन दे सकते हैं ताकि उसकी मंथली जो किस्त है ये कम से कम आए। ओके। पिछले 30 साल से ज्यादा टाइम से काम कर रहे हैं, एंड हम यही सेगमेंट में स्पेशलाइज करते हैं, जहां पे हमारा टारगेट सेगमेंट है अफोर्डेबल हाउसिंग वाले कस्टमर्स। और अब तक कितने लोन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, या कितने सब्सिडीज आपने लेके दी होंगी? तो किशन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो कंपनी है, हमारे 18 राज्यों में 210 से ज्यादा ब्रांचेस है, और अभी तक हमने अप्रोक्सीमेटली 88,000 कस्टमर्स को लोन दे चुके हैं हम। और हमारा जो एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM जिसे हम बात करते हैं, वो अराउंड 9,200 तक का है। अच्छा। 9,200 करोड़। अंडरस्टैंड, 9,200 करोड़ तक का अपने असेट अंडर इसमें है। सो ये विच मीन्स ये आप काफी 30 साल से आप करते आ रहे हैं, तो वो ये बहुत बड़ा आपका योगदान रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग में। बिल्कुल। और इसमें कोई आप हम हमारे साथ कोई केस स्टडीज, कोई सक्सेस स्टोरीज बताना चाहेंगे, जो लोग उससे भी प्रेरित हो सकते हैं, समझ सकते हैं उसको? बिल्कुल, मतलब ये तो मतलब आपने मेरे दिल को छूने वाली बात कर ली, एंड इनफैक्ट आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टू शेयर सच एग्जांपल्स कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये सब्सिडी से लोगों के लाइफ में कितना पॉजिटिव बदलाव आया हुआ है। क्योंकि हम लोग शहर में बैठे हुए होते हैं, हमें शायद इतने सब्सिडी अमाउंट की शायद वैल्यू नहीं पता होती है, लेकिन जो लोगों के लिए ये बहुत मायने रखता है, मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा कि कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट ये सब्सिडी की वजह से इनके लाइफ में आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमने एक कस्टमर को लोन दिया था, जो फरसान शॉप जो होता है, वो फरसान शॉप में काम करते थे। फरसान शॉप में इनका काम होता है फ्राइंग करने का, जो भी मतलब समोसा है, चिप्स है, जो कुछ फ्राइंग का काम होता है वो करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली यू आर इनहेलिंग द स्मोक, तो जिससे आपको हेल्थ हैजार्ड होते हैं। तो वो जो कस्टमर था, जो डेली वेज पे वहां पे काम करता था, उन्हें ओवर टाइम करना पड़ता था हमारी EMI चुकाने के लिए। लेकिन जब इनको सब्सिडी मिल गई, और सब्सिडी मिलने के बाद इनका लोन कम हो गया, लोन कम होने के बाद इनकी मासिक किस्त जो है ये कम हो गई, तो इनका ओवर टाइम करने का जो रिक्वायरमेंट था ये भी कम हो गया। उसकी वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आया है। अब ये हमने कभी इतना नहीं सोचा रहेगा कि एक सब्सिडी आपके लाइफ में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है। उनकी EMI 2,500-3 हजार रुपए से कम हो गई। अब 2,500-3 हजार रुपए से कम होने से उनको रोज ओवर टाइम नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है ऐसे कस्टमर के लिए। तीसरा मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि एक हमारे वर्कर थे जो सोलापुर में एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो भी अपने किराए के मकान में रहते थे, किराया काफी उनको महंगा पड़ रहा था। तो हमने उनको सुझाव दिया कि आप आपका खुद का घर ले सकते हैं, EMI थोड़ी सी
आपको आपकी किश्त से ज्यादा भरनी पड़ेंगी, लेकिन जैसे ही आपको सब्सिडी आ जाएगा आपकी किश्त वापस कम हो जाएगी। तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से वो होम लोन ले पाए, खुद का घर उनका बन गया, अब वो किराए के मकान में नहीं रहते हैं एंड अपने खुद के घर के मालिक बन चुके हैं। और एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जी पुणे में एक नर्स है, नर्स मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जो लोग काम करते हैं, जी तो वो नर्स वो भी शेयरिंग एकोमोडेशन में रहते थे। अब शेयरिंग एकोमोडेशन में रहते थे, उनको भी ऐसे वहां पे भी दिक्कतें आ रही थी शेयरिंग एकोमोडेशन में रहने से, लेकिन आज बिकॉज ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने अपना खुद का 1 BHK का फ्लैट ले लिया है और अपने खुद के घर में वो रह रहे हैं। तो मतलब ऐसे बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, लेकिन इन लोगों के जिंदगी में ये सब्सिडी ने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है ध्यानेश जी। आपने जो ये 3 एग्जाम्पल्स बताए, ये मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे लोगों को जिनको अपना घर खरीदना बहुत बड़ा सपना है और उनका अगर ये सपना साकार होता है और आप किसी तरह उनके इस जर्नी में शामिल हो जाते हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से अगर उनको सब्सिडी मिलती है, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट उनके ज़िंदगी पे आता है, ये मैं समझ सकता हूँ और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और आई एम एब्सोल्युटली मूव्ड एंड अमेज्ड टू सी कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ये चीज़ से और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यानी जी मुझे बताइए कि अगर किसी को अप्लाई करना हो तो क्या ये डिजिटली अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, हमारी प्रोसेस बिल्कुल आसान है एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, जहाँ पे कस्टमर वो लिंक पे क्लिक करके अपने लोन के लिए रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, जैसे हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे 210 ब्रांचेस है पैन इंडिया में, महाराष्ट्र में 20 ब्रांचेस है। तो कई सारे तरीके हैं जहाँ से कस्टमर हमारे पास पहुँच सकते हैं और हम उनकी बिल्कुल मदद करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी उनको दिलाने के लिए। तो ज्ञानेश जी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लिंक ज़रूर दीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे ताकि व्यूअर्स हैं और लोगों को तक भी ये बात पहुंचाएंगे और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो ये टाइप का घर ढूंढ रहे हैं या सब्सिडी की चाहत में है, तो उन तक ये मैसेज पहुंचे और वो कनेक्ट करके इसका फ़ायदा ले सकें। बिल्कुल। और आपके कुछ पार्टिंग थॉट्स हमारे व्यूअर्स के लिए हों तो प्लीज़ बताइए। तो किशन जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 इंटर सब्सिडी स्कीम ये सितंबर 2024 में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन ये स्कीम का जो अवेयरनेस है ये अभी तक होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, बिकॉज स्कीम अभी भी थोड़ी नई है। तो हम चाहते हैं कि ये सब्सिडी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जैसे कि हमारे जो व्यूअर्स बताए कि आपके घर में कोई मेड आ रही है या कोई दूध वाला है, पेपर वाला है, सब्जी वाला है, चाय वाला है, ऐसे जितने भी लोग आपको लग रहे हैं, आपका ड्राइवर है, तो ऐसे कोई भी लोग हैं जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, तो उन लोगों तक ये सब्सिडी स्कीम पहुंचे और हम ऐसे सारे लोगों का अपना खुद का घर बनाने का सपना साकार करने में उनकी मदद कर सके। यही हमारी मनोकामना है एंड हम चाहेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स का खुद का अपना घर बनाने का सपना पूरा होगा, उतना ही विकसित भारत के लिए भी मदद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात बोली आपने। जैसे हमेशा बोला जाता है कि इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, पहले अंडर डेवलप्ड थी, अब डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री तभी होगी जब ये सारी चीज़ें होंगी। हाउसिंग फॉर ऑल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे रोटी कपड़ा और मकान बोलते हैं। कपड़ा तो हमारे पास अब अपना ही मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी है, रोटी भी अपना अनाज अपना उगता ही है हिंदुस्तान में, भारत में बहुत ज़्यादा। मकान बहुत महंगा है और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल और उनकी ये ड्रीम्स पूरी। और मैं उम्मीद और एक्सपेक्टेशन बहुत छोटा सा है कि मतलब आपको कहीं पे जाके बहुत ज्यादा लोगों से कुछ ना कुछ करना है। आपको बस जो लोग आपके घर पे आते हैं, जो आपके डेली कांटेक्ट में है, बस उनको इसके बारे में आप जानकारी दे दीजिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही बोला आपने ज्ञानेश जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट देखने वाले जो लोग हैं वो भी इसको आगे बढ़ाएंगे और ऐसे लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज के प्रोग्राम में, और ये सारा शेयर आपने जो किया, आई एम रियली प्लीज्ड एंड ऑनर्ड दैट यू आर ऑन माय शो। थैंक यू वेरी मच। यस, धन्यवाद किशन जी, एंड मुझे ये शो में बुलाने के लिए। एंड ये स्कीम जितने ज़्यादा लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचे, उतनी हमें बहुत खुशी होगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। श्योर, थैंक यू। दोस्तों शुक्रिया क्योंकि आप आखिरी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ऐसे लोगों के साथ जिनको अपना घर नहीं है और अपना घर खरीदना चाहते हैं, जिनको इस स्कीम का फ़ायदा हो सकता है। आपके घर में काम करने वाले लोग, निचले वर्ग के जो भी लोग आप जानते हो, उनका भला हो सकता है। इसी पे आधारित हमने आज ये पॉडकास्ट शूट किया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट सेक्शन में हमको ये लिख के बताइए किस सब्जेक्ट पे इन रियल एस्टेट आप हमसे पॉडकास्ट चाहते हो, ताकि हम उसी टाइप के पॉडकास्ट ला सकें आपके लिए।